अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। एजाज़ सैयद आज उनको फिर कहीं जाना पड़ गया है, इसलिए वो गैर हाज़िर हैं। आपको पता है कि एजाज़ सैयद जो हैं वो इंग्लिश और उर्दू का सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो लिहाजा उनके लिए ये एक मामूल का काम है। तो जल्दी वो हमारे साथ वापस होंगे, हमारे साथ दोबारा प्रोग्राम में शरीक हो गए हैं। आज के तो नहीं, आइंदा कुछ दिनों में। तो नाजरीन, आज हम जिस तरह कल भी जिक्र किया था कि हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन की डेट का ऐलान तो हो गया पंजाब के हवाले से, केपी के गवर्नर के ऐलान का इंतज़ार है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इलेक्शन हो पाएंगे और ये कैसे होंगे, और इसके लिए जो अदारा जाती सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कोई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जो जुडिशरी की तरफ से और फ़ौज की तरफ से, क्या वो सपोर्ट इलेक्शन कमीशन को फ्राहम की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो इन्हीं बुनियाद पे हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन क्या वक्त पर हो पाएंगे या लेट हो जाएंगे। तो इसका आगाज़ पहले तो इसहाक डार साहब से करते हैं। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोई एक दो दिन पहले, और उसमें भी गो कि वो थी फाइनेंस के बारे में, आईएमएफ की डील के हवाले से थी, लेकिन इलेक्शन का जिक्र उसमें भी आ गया। और उन्होंने कोई आएँ बाएँ शाएँ का मुजाहरा किया कि जी मुझे तो नहीं पता, पीडीएम फ़ैसला करेगी, लेकिन ये मसाइल हैं पैसों के हवाले से, और बाकी जो चैलेंजेस हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और जो उसमें जो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का स्टाफ चाहिए उसके हवाले से उन्होंने बात की। कोई ज़्यादा वो तफसीलात में नहीं गए, लेकिन मैं आपको ज़रा तफसीलात में बताता हूँ। आज बल्कि जो गवर्नर केपी हैं उन्होंने भी बात की कि चूँकि केपी की डेट उन्होंने देनी है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि उधर कब इलेक्शन होंगे, तो वो भी कह रहे थे जी कि मुझे अफसोस है कि सदर को इतनी जल्दी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। हम तीनों बैठ जाते, इलेक्शन कमीशन, सदर और गवर्नर, तो हम मिलकर फ़ैसला करते। तो अब उनकी तारीख तो अभी आना बाकी है, लेकिन पंजाब की तारीख का ऐलान हो गया। तो हम इस हवाले से बात करते हैं कि क्या जो इलेक्शन कमीशन को ये सारा अमल सर अंजाम देने के लिए जो ज़रूरियात हैं क्या वो पूरी हो रही हैं। तो नंबर वन तो पैसे की ज़रूरत है कि आपको लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स और बाकी मामलात के लिए जो पैसा दरकार है वो भी वो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। इस दफ़ा अब चूँकि इलेक्शन जो हैं ये पहली दफ़ा हो रहा है हमारी तारीख में कि केपी और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी गई, और जनरल इलेक्शन जो हैं वो दो किस्तों में हो रहे हैं। पहले इनके होंगे और फिर बाद में नेशनल असम्बली के और बाकी जो दो सूबाई असम्बलियाँ उनके होंगे। तो उसकी वजह से अखराजात में भी इजाफा हो गया। इलेक्शन कमीशन का पहले ख्याल था, जब तक ये असम्बलियाँ नहीं टूटी थीं ये दो सूबों की, तो उनका ये ख्याल था कि हमें कोई 47 अरब रुपया अगर मिल जाए तो उसमें हम इलेक्शन करा सकते हैं, यानी पैसों की हद तक हमें इतने पैसों की ज़रूरत है। एक्सक्यूज़ मी। बाद में जब ये मामला आ गया कि ये असम्बलियाँ भी टूट गई, तो उन्हें लगा कि पंजाब और केपी में तो दो दफ़ा इलेक्शन होंगे, यानी यही है कि सारा काम जो है वो दो दफ़ा ही होना है ना। पहले तो ये था कि एक ही दिन में ये सारे मामलात सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन होने थे। तो जब दो दफ़ा होंगे तो इसका मतलब है कि खर्चा और बढ़ेगा। तो फिर उनका जो एक अंदाज़ा है ना वो कोई 61 अरब तक पहुंच गया कि हमें 61 अरब रुपया चाहिए। अब ये है कि वो तो चाहिए कि उस वक्त तक कि जब तक जनरल इलेक्शन आगे भी आने हैं उनका और अभी का मिलाकर ये मजमुई जो रकम का उनका अंदाज़ा है। और जिस तरह डॉलर आंख मचोली कर रहा है, मेरे ख्याल कोई ये तहमीना और भी बढ़ सकता है। लेकिन जो अभी सूबों के इलेक्शन कराने हैं, ये जो दो सूबाई असम्बलियाँ जिनका हमने पहले जिक्र किया है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए 20 अरब रुपया। वो 20 अरब के लिए उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही। वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो ऑलरेडी मज़ीद टैक्सेस लगा रहे हैं, तो हम जो है इलेक्शन के लिए पैसे कहाँ से निकालें, और इतनी जल्दी भी किस चीज़ की है, यानी कि आप जो है वो जब बाकी जनरल इलेक्शन होंगे तो तब आप करा लें, इसमें कौन सी इतनी आपने उधर असम्बलियाँ बना के तो क्या कर लेना है। दूसरा ये है कि ये भी एक अनहोनी होगी, हमारा जो आइन है या आइन जो बनाने वाले हैं उनके ज़हन में नहीं था कि कभी इस तरह से होगा कि पाकिस्तान की सियासत इस हद तक तकसीम होगी कि मुशावरत का अमल बिल्कुल नापैद होगा, और कोई
एक पार्टी के लीडर जो हैं उनके कहने पर 2 असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो अब ये है कि जो वैसे एक जनरल इलेक्शन का एक सीन होता है उसमें ये होता है कि तमाम जगह पर यानी कि नेशनल लेवल पर और सूबाई लेवल पर एक केयर टेकर सेटअप होता है। अब मौजूदा सूरत हाल में ये है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है, केयर टेकर सेटअप नहीं है, बाकी 2 जगह पर भी नहीं है। और ये जो पंजाब और केपी है उसमें जो भी एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लगाने की जो इंतज़ामात करने हैं वो भी एक फ़ेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं, जो कि बज़ाते ख़ुद एक पार्टी है, यानी कि वो भी एक इलेक्शन के स्टेक होल्डर हैं। तो अब वो पैसे भी नहीं दे रहे और बाकी जो इंतज़ामी हवाले से जो अफसरान दरकार हैं, तो जो उनको लगता है कि हमारी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, इसी तरह के लोग जो हैं वो आगे सूबों को भी फ्राहम कर रहे हैं। तो लिहाजा पैसा एक अहम चीज़ है जो कि अभी तक मिसिंग है। इसको फ़ेडरल गवर्नमेंट कितना लटकाती है ये वक्त तय करेगा। क्या इसके लिए आगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वो हुक्म दे जी कि आप इनको 20 अरब रुपया दें, तो तब फेडरल गवर्नमेंट जाकर देगी, या कि उधर जाके फिर वो अपना रोना धोना करेगी कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो फ़लाँ जगह से अभी मंगवा रहे हैं, बाहर से पैसे ले रहे हैं, हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचे हुए हैं। तो ये वक्त तय करेगा। अभी तक जो है उनको 5 अरब रुपया मिला इलेक्शन कमीशन को, लेकिन यह है कि 5 अरब से तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट चीज़ आएगी कि अदालतों के हवाले से। अदालतें जो हैं, अदालतों एक जो हमारे मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये चूँकि एक बैकग्राउंड के लिहाज से ये डीएमजी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के ऑफिसर थे। तो उनका ये अपना एक असेसमेंट है कि अगर हम ब्रोक्रेसी को ये टास्क देते हैं इलेक्शन कराने का, मेरा मतलब है कि जो डिप्टी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो अगर हम ब्रोक्रेसी से लगाते हैं तो हम एक शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन जो हैं उनके इनकाद को यकीनी नहीं बना सकते। और उसकी वजह यह है कि कुछ अरसे से, बल्कि यानी कि ग्रेजुअली आप कह लें कि वक्त के साथ साथ जो हमारी अफसरशाही है वो भी बहुत ज़्यादा एक सियासत ज़्यादा हो चुकी है, और उनके हर एक के किसी न किसी अपने के साथ सियासी वाबस्तगी हैं, तो वो उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। लिहाजा ये काफ़ी प्रॉब्लम होगा और इस पे शोर शराबा होगा जी कि फ़लाँ जगह धांधली हो गई है, फ़लाँ जगह धांधली हो गई है। तो उन्होंने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सोचा कि मैं जिस तरह पहले भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो हमारी जो ज़िली अदलिया है उनसे आते हैं, यानी कि जैसे एडिशनल सेशन जज और सेशन जज साहबान जो हैं उनको लगाते हैं, तो वो दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस मामले में उनकी हेल्प करे। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है, हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने चीफ़ जस्टिस से जाकर इस मामले में मुलाकात की कि आप हमें कोई तावन करें। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जो हाई कोर्ट्स हैं, ये जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, ज़िली अदालतें हैं, ये तो हाई कोर्ट्स के अंडर आती हैं और हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपने फ़ैसले लेने में ख़ुद मुख्तार हैं। तो हमारा उन पर हुक्म तो नहीं चलता, लेकिन यह है कि मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचा दूँगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट को और लाहौर हाई कोर्ट को अलग अलग से लेटर लिखे और यही रिक्वेस्ट की कि हमें जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं और रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके लिए जुडिशरी की हेल्प चाहिए कि आप कोई लोग स्पेयर करें जो कि ये फ्रीज़ा सर अंजाम दे सकें, ताकि हम एक आज़ाद इलेक्शन को यकीनी बना सकें। और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, हमारी इतलात के मुताबिक वो इवन जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनको जाकर मिले भी इसी रिक्वेस्ट के साथ। तो उन्होंने ज़ुबानी तौर पर भी कोई माजूरी का इजहार किया और फिर बाद में एक जो तहरीरी तौर पर जो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से पैगाम आया या ख़त का जवाब आया इलेक्शन कमीशन को, उसमें भी ये कहा गया जी कि हम फ्राहम नहीं कर सकते। अब ये भी एक अजीब अलमिया है कि एक तरफ अदलिया बहुत जल्दी में भी है कि इलेक्शन होने चाहिए और वो इलेक्शन कमीशन को बार बार डांट डपट भी करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो इलेक्शन के अमल के लिए अपना कोई स्टाफ या अपने लोग जो हैं वो फ्राहम करने में हेल्प नहीं कर रहे। अब इस तरह की सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन के पास आइन का आर्टिकल 220 है कि जो उसको ये पावर देता है कि वो जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उसमें से जिस तरह की भी हेल्प चाहे
तो एग्जेक्टिव ब्रांच उसको हेल्प फ्राहम करेगी। अब एग्जेक्टिव ब्रांच से क्या मतलब है कि इधर जो हम बात कर रहे हैं उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट आती है, यानी कि जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा जुडिशरी पर कोई ज़बरदस्ती भी नहीं इलेक्शन कमीशन वाले कर सकते कि हमें आपका स्टाफ मिलेगा तो हम इलेक्शन को का इनकाद यकीनी बनाएंगे। तो वो नहीं करेंगे, तो उसके बाद अगर फिर उन्हें मजबूरन ब्रोक्रेसी से लोग लगाने पड़े तो फिर कोई एक और तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। वैसे बाय द वे अगर वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी लगाते हैं तो तनाज़ा तो फिर भी खड़ा हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शन हुए थे तो खान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाने में भी पहल की थी, और उन्होंने उस टाइम जो इफ्तिखार चौधरी थे जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनको भी सॉरी सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया था। उन्होंने कहा था जी कि ये आरोज़ का इलेक्शन था, यानी कि उनके ख्याल में जो अदलिया है वो मैच जो इलेक्शन की फ़िक्सिंग में इन्वॉल्व थी कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना। तो ये भी एक अहम मामला है और इसमें इलेक्शन कमीशन को अभी तक नाकामी हो रही है। तीसरी चीज़ है वो है क्या जो पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है और जो पंजाब की पुलिस है, वो इस मामले में इंडिपेंडेंटली कोई आर्मी की सपोर्ट के बगैर इलेक्शन करा सकते हैं? तो जवाब उनका भी ना में है। उन्होंने कोई जो है टन्स के हिसाब से जो रिकॉर्ड जमा कराया है, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इलाकों में जो लॉ एंड आर्डर को के हवाले से थ्रेट्स हैं या जो चैलेंजेस आ रहे हैं या जो उनकी डिप्लॉयमेंट है अपनी पुलिस की, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी तो हिम्मत नहीं है, हमारे ये बस की बात नहीं है, हम पे आप ना रहना कि हम ना हमारे पास इतना कोई स्टाफ है और ना ही हम इस सिलसिले में कोई आपकी मदद कर सकते हैं जब तक कि हमारे साथ पंजाब पुलिस सॉरी जो पाकिस्तान आर्मी ना हो। तो मेरी कोई एक इंतहाई जो सीनियर अफसर हैं कोई पंजाब के पुलिस के, मेरी उनसे भी कोई कल भी बात हुई इसी मामले में। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बल्कि मुझे उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि पंजाब कितना बड़ा सूबा है और इस टाइम हमारे पास जो पुलिस है उसकी जो तादाद है ओवरऑल जो टोटल हमारी स्ट्रेंथ है वो को 2 लाख से भी कम है। अब ये है कि जो वो है उसमें वो लोग भी जो एक दफ्तरी स्टाफ है वो भी शामिल है, सिर्फ वो ही नहीं है कि जो लॉ एंड आर्डर पे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इस टाइम जो कुछ 10,000 के करीब लोग जो हैं वो तो चाइनीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सी पैक का प्रोजेक्ट है उसके लिए अलग से एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है और पंजाब पुलिस जो है कोई 10,000 लोग जो हैं वो उधर लगे हुए हैं। कोई इतने ही लोग जो हैं वो कच्चा के इलाके में वो जिधर छोटू गैंग वगैरह का कोई हम आए दिन को बातें सुनते रहते हैं कुछ डाकुओं की, उनके खिलाफ ऑपरेशन में मुलव्वस हैं। फिर ये है कि कोई 6-7 हज़ार लोग जो हैं वो जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं जैसे चश्मा पावर प्रोजेक्ट है या इवन अगर हम कोटा की साइड पे आएँ तो इधर जो हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनसे मीलों दूर जो चेक पोस्टें पहले आती हैं वो पुलिस की आती हैं। तो ये भी वही जगह हैं कि जिधर से आप पुलिस को पुल आउट नहीं कर सकते। हालिया जो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है उसके वाले से बता रहे थे कि डिजिटल सेंसस अभी जो चल रहा है मरदमशुमारी जो चल रही है, तो उसमें वो कह रहे थे कि हमने 40,000 पुलिस वाले गवर्नमेंट को फ्राहम किए हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो ये गवर्नमेंट को कि वो ये मरदमशुमारी कराएं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे जो डीपीओज़ हैं उनकी चीखें निकल रही हैं। मुझे यानी कि वो जो हैं वो इसी बात पर मुसर हैं जी कि इतना ज़्यादा स्टाफ उधर लगा दिया, हमारे पास पीछे बंदे नहीं हैं, हम किस तरह लॉ एंड आर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो वो कह रहे हैं कि हम तो अभी ये मरदमशुमारी कराने में हम कोई इतने तंग हो रहे हैं, तो इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए। तो मैंने पूछा जी कि कितना को स्टाफ आपको कितने को लोग फ्राहम कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी कि हम को बड़ी बात है कोई 1 लाख कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि उसके लिए वैसे चाहिए कितना? उन्होंने कहा कि इधर 3 लाख बंदा चाहिए। तो 2 लाख जो हैं वो मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोग पर्सनल जो हैं वो हमें चाहिए। अब उनकी भी बात सुन लें कि इलेक्शन कमीशन ने इंटीरियर को लिखा है इस हवाले से कि हमें कोई फ़ौज के हवाले से भी हेल्प चाहिए। उन्होंने आगे कोई वजारत दिफा को लिखा, वजारत दिफा ने आगे GHQ को लिखा। GHQ ने पहली दफ़ा तहरीरी तौर पे जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमारे भी हाथ खड़े हैं, हमने फ़ौज फ्राहम नहीं करनी। हम जो है बहुत सारे और हमारे मसाइल हैं चल रहे हैं, टेररिज्म के हवाले से हम उधर लड़ रहे हैं, तो हम फ़ौज स्पेयर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि बैनुसतूर ये भी बात है, वो समझते हैं जी कि फ़ौज ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हुई है, तो इसमें जो पार्टी भी हार जाएगी तो वो इल्ज़ाम जो है वो फ़ौज पर देगी।
जो जुडिशरी है वो भी यानी कि उनके ज़हन में भी है जी कि पहले भी इल्ज़ाम आ रहे थे कि आप जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं ये अदलिया के हैं और ये धांधली में मुलव्वस हैं, तो लिहाजा कोई नेक नीति में तो इजाफा नेक नामी में तो इजाफा नहीं होगा, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे। तो अब इस तरह की सूरत हाल में जिधर अदलिया अपने जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज नहीं फ्राहम कर रहे कि वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटियाँ करें, इधर जबकि पंजाब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पैसे नहीं दे रही कि जो इंतज़ामात को एक पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो आपको एक माली आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो पैसा फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही, और जो आर्मी है वो अपना स्टाफ फ्राहम नहीं कर रही, वो पर्सनल नहीं दे रही कि वो इलेक्शन की ड्यूटी में शामिल हों। तो ये इस सूरत हाल में इलेक्शन की कमीशन क्या करेगा? जिस तरह मैंने बताया कि वो इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 220 है कि जिसके तहत वो अपनी मदद के लिए एग्जेक्टिव को कॉल कर सकता है, वो अदलिया को तो नहीं कर सकता। तो क्या जब इस मामले में वो आर्टिकल को इन्वोक करेंगे और उसके तहत वो कहेंगे जी कि हमें इतनी फ़ौज चाहिए या इतने जो रेंजर्स के और एफसी के लोग चाहिए, तो क्या वो इस पे आएंगे या कि खुदा हादसा इधर पाकिस्तान में कोई हालात बदलते पता नहीं चलता, कोई खुदा न हादसा किसी जगह पर कोई बड़ा धमाका हो जाता है तो फिर वो उनके पास एक जस्टिफिकेशन भी आती है जी कि हम इधर टेररिज्म में इन्वॉल्व हों, टेररिज्म के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हों या कि हम इलेक्शन में जाएँ। तो ये एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन जो है अलग अलग हो रहे हैं, यानी एक जो एक तय तरीक़ाकार है उससे हट के हो रहे हैं, और उस दौरान जो अदारे हैं जिन्होंने एक सपोर्ट फ्राहम करनी है वो सपोर्ट फ्राहम नहीं कर रहे। और ये माजी में कोई 1977 के जो इलेक्शन है उसमें फ़ौज और जो अदलिया वो इन्वॉल्व थी, यानी कि उनका जो स्टाफ है जिस तरह अभी ज़रूरत है वो चाहिए था। बाद में जब 1985 के इलेक्शन हुए थे तो तब ये चीज़ नहीं थी, यानी कि तब उन्होंने ये तय किया था जी कि हम इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। गैर जमाती इलेक्शन थे, उस टाइम कोई एक कमेटी बनी थी, उस टाइम के कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो ज़ारी साहब उनकी क़यादत में, और उनकी जो सिफारिशात थी उन्होंने कहा था जी कि ब्रोक्रेसी कराएगी। तो ब्रोक्रेसी का तजर्बा कोई उस टाइम की तो ब्रोक्रेसी आज की ब्रोक्रेसी से बहुत बेहतर थी, जो जितनी आज सियासत ज़्यादा हो चुकी है उतनी तो नहीं थी, लेकिन अगर वो भी तजर्बा नाकाम रहा है, यानी कि उसके बाद भी ज़्यादा आप अदलिया को इन्वॉल्व करते रहे हैं, वो भी एक कोई परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन यही है कि आपने कंपैरेटिवली देखना होता है कि हमें कौन इस तरह की सिचुएशन में को कदरे बेहतर हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। तो उस लिहाज से ये जब सारी चीज़ों को देखते हैं तो इलेक्शन की डेट तो आ गई है। एक और जो इशू आ रहा है वो ये है कि जब डिजिटल सेंसस हो रहा है और ये 1 महीने के अमल में मुकम्मल होना है। अब एक सवाल ये है कि क्या डिजिटल सेंसस जो अभी जो 2 इलेक्शन हैं प्रोविंशियल असम्बली के, वो डिजिटल सेंसस से पहले की जो हदबंदियाँ हैं उनके तहत होंगे, और जो बाकी वाले इलेक्शन हैं वो जो नई हदबंदियाँ होंगी और जो नया मरदमशुमारी हुई होगी उसके तहत नए वोटर आएंगे उनके तहत होंगे। तो ये भी एक बड़ा एक अहम सवाल है। तो उस लिहाज से जितनी भी बातें हैं इनको हम जितना भी समझें, मुझे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, मुझे लग रहा है कि ये लेट हो रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल ही आ जाए डिजिटल सेंसस वाली, और जिस तरह ये हदबंदियों वाला मामला है तो मामला आगे जा सकता है, और इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और इधर एक और सबक भी है हम सब के लिए कि जब हम एक अदारे की तरफ देखते हैं तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो इदारा जो है वो कोई आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता, उसको दूसरों की मदद दरकार होती है, जो कि आइन में ज़िक्र होता है जी कि आपने फ़लाँ फ़लाँ को सपोर्ट करना है। जिस तरह मसलन अगर सुप्रीम कोर्ट है वो किसी का कोई फ़ैसला दे देती है तो फ़ैसले पे अमल दरामद जो है वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी पुलिस फोर्स तो नहीं है, वो पुलिस को कहेगी कि आप जो है इस फैसले पर अमल दरामद कराएं, या एक बंदा है उसकी गिरफ्तारी का आर्डर है, अगर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट फिर यही करेगी कि आइन के तहत जो उनको इख्तियार हैं वो एक्शन लेगी जी कि आप लोग जो हैं पाबंद हैं कि हमारे हुक्म को उस पर उसकी तामील करें, अगर आप नहीं कर रहे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो अब यही है कि जो इलेक्शन कमीशन है
उसको उसकी जो ज़रूरियात हैं वो अगर पूरी नहीं होती, पैसे मिलते नहीं हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो नहीं मिल रहे, और बाकी जो एक अमनो अमा की सूरत हाल है इस तरह के हालात में, उसको कंट्रोल करने के लिए फ़ौज और दूसरी जो पैरामिलिट्री फ़ोर्स है वो आपको अवेलेबल नहीं है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन अकेले क्या करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। सबको गौर करने की ज़रूरत है कि एक पॉइंट स्कोरिंग की बजाय इसका कोई एक हल तलाश किया जाए, और वो हल तब भी मुमकिन है कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट के ज़रिए। ये नहीं होता कि आप जो है इस तरह बैठे हों कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान बैठे हैं कि हमने एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करने। आपने कौन सा, आपकी कश्मीर पर लड़ाई हो रही है? आप कोई कुछ जो एक बेसिक चीज़ें तो तय कर सकते हैं कि बुनियादी, कि हम इन मामलात पर एक दूसरे के साथ एक वर्किंग डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसका को हल तलाश करेंगे, बजाय इसके कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक पॉलिटिकल सर्कस के ज़रिए आप उनको हल सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, ये आज की मेरी गुफ्तगू है, और आप भी बताइएगा अगर आपके ज़हन में कोई हो, आपको लगे कि इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, कि वो किस तरह ये मुमकिन बना सकता है इलेक्शन को, और या आपको लगे कि जो मेरी इतलात हैं इसमें अगर अभी कोई कमी है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी एक वजाहत है कि कल हमने जो प्रोग्राम है उसमें वो मेजर जो आदिल साहब हैं उनके हवाले से चलाया था जी, कि उनका कोई जो यूके की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसने कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वो ख़बर गलत निकली। ठीक है, वो उसके लिए मैं माजरत हाँ, यानी कि मैंने भी यही है कि मैं कोई प्रोग्राम करने लगा था, मुझे आई कोई इतना ज़्यादा कोई इतनी कोई छान पटक मैं नहीं कर पाया उस टाइम जो जितना पता चला। लेकिन यह है कि बाद में मैंने उनका देखा कि वो भी कोई ट्वीट कर रहे थे कि ये ख़बर झूठी है। मैंने और भी एक दो लोगों से चेक किया, मेरे से कोई उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया कि आप जो है इसका कोई जो है डिनाइल चलाएं। लेकिन चूंकि हमने इस पर बात की थी, तो मेरे ख्याल है कि अगर वो गलत साबित हुई है तो हमें इस चीज़ को रिकॉर्ड पर ले आना चाहिए। तो नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, और कोई ख़बरें हों तो talkshock@777@gmail.com पर हमें ईमेल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।